सेकंड के एग्जाम से पहले, और केवल ये ग्रेड सेकंड के लिए उपयोगी नहीं होगी, ये ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड या पीटीआई, लाइब्रेरियन, सभी जो भी एग्जाम्स आप देखते हैं उनका लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, हर टॉपिक के पीवाईक्यू क्या है। यद्यपि आज मैं केवल पीवाईक्यू लेके आया हूं, लेकिन जो आगे टेस्ट होंगे उनमें कुछ डिफरेंट 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस पूरे टॉपिक को भी कवर कर देंगे। क्लास शुरू करूं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आप मेरी क्लास देखें, चाहे आप पढ़ें, चाहे रात के किसी भी टाइम पढ़ें या किसी भी टाइम कोई भी चीज करें, जो भी काम करें ना एक ऊर्जा के साथ करें। यदि आप ऊर्जा के साथ वो चीज नहीं करोगे ना तो वो कभी भी तुम्हें फायदा नहीं देगी। आप चाहे मेरी क्लास देख रहे हैं, चाहे आप खुद किताब पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी चीज कर रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जेटिक बनो और जो भी कंपटीशन आपने चुना ना उसको बहुत मस्ती के साथ और बहुत गजब तरीके से उसको कोशिश करो कि मैं इसको करूंगा। और कहीं भी कमियों को, ऐसे नहीं कि कमियां रह गई, ठीक है कमियां रह जाती हैं, हम कोई भी एग्जाम देते हैं गलतियां करते हैं, वो गलती तुरंत समाधान होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करो, ये बहुत जरूरी है। एक एक पर्सन को बहुत जल्दी और तेज गति के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। ये सब लेटेस्ट पीवाईक्यू हैं जो फिलहाल आए हैं और आपके सबके उपयोगी है। पहला प्रश्न आया था अभी कोच के एग्जाम में, आरपीएससी में, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं से रिलेवेंट नहीं है, गोला कर लो। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत कॉन्सेप्ट, सिद्धांत और विधियों का उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब भी अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, आपका आंसर होगा सर वैज्ञानिक है। अब इसके ऊपर कम से कम 6-7 प्रश्न आ गए, सर वैज्ञानिक कैसे है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से करता है, यह भविष्यवाणी करता है, यह कार्यकांड सिद्धांतों की खोज करता है, यह बड़ा व्यवस्थित है और मतलब एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है, ये सीक्वेंस में अध्ययन करता है, इसलिए इसको अपन साइंटिफिक बोलते हैं। ये पूरा समझ में आना चाहिए साइंटिफिक क्यों है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को अपन प्योर साइंस नहीं कहेंगे, बस वो वर्ड याद रखना है। तो यहां ए ऑप्शन गलत है। शैक्षिक परिस्थितियां मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान यही है। आप मनोविज्ञान को चाहे मत पढ़िए, आप डायरेक्ट यदि एग्जाम अप्रोच अप्लाई करना चाहते हैं केवल डायरेक्ट साइकोलॉजी पे आए, शिक्षा मनोविज्ञान पे। मानव व्यवहार में सुधार करना, मानव व्यवहार इसका मूल टारगेट है। और ये सामान्य मनोविज्ञान की शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसकी जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो लर्निंग है, चाहे पर्सनैलिटी है, चाहे एडजस्टमेंट है, उन सब का प्रयोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो एकदम सही है। तो पहला ऑप्शन ये आरपीएससी का सबसे लेटेस्ट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु प्रत्यक्षतः अवलोकनीय नहीं है। समझा करो चीजों को लेकर, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अभी आरपीएससी में प्रश्न आया है, कोई भी चीज जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो अवलोकनीय होता है। तो परसेप्शन करना ये एक मानसिक क्रिया है, क्या इसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तुम परसेप्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। परिचर्चा करना, डिस्कशन करना, लिखना, मैं राइटिंग कर रहा हूं, क्या आप मुझे देख सकते हैं, मेरा ऑब्जर्व कर सकते हैं। बातचीत करना, आप और हम बातचीत कर रहे हैं, धीर सिंह सर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, क्या देखा जा सकता है इसको, बताएं। और एक सब की राय मत सुना करो बेटा मतलब आज इतना ज्ञान बांटा जा रहा है सोशल मीडिया पे, इतने लेख आते हैं, इतने गजब गजब के लेख आते हैं, ऐसे देख के लगता है यार क्या लिखा है। सबके पास बहुत टाइम है, जो नौकरी लगे हुए हैं ना उनके पास बेहद टाइम है और वो ज्ञान देना चाहते हैं। सब में ऐसा लगता है कि यार मेरे 10 लोग, मैं आप लोगों से कहूंगा तुम जिस बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हो ना, हर चीज से कट जाओ, हर चीज से कट जाओ। सिर्फ जो तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ में योगदान दे रही है केवल उस चीज से कनेक्टेड हो जाओ। बाकी हर चीज, ये सब ज्ञान की बातों से हट जाओ भाई। सबकी सुनना जरूरी नहीं होता है। केवल मेहनत करो, मल्टीपल रिवीजन करो, गलतियों पे वर्क करो, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेके आओ और वो कॉन्फिडेंस केवल रिवीजन से आएगा। पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बताएं कौन सा आंसर आएगा। ए, समझना, परसेप्शन जो होता है वो मानसिक क्रिया, याद रखना।
अब मानसिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? परसेप्शन, सेंसेशन, थिंकिंग, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वो क्रियाएं होती हैं जो इंटरनली घटित होती हैं, आंतरिक रूप से जो घटित होती हैं उनको अपन मानसिक क्रियाएं मानते हैं। और मानसिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं है, जबकि ये सब भौतिक क्रियाएं हैं जो बाहर से आपको दिखाई देती हैं। तो आंसर क्या होगा? एक। अब ये जरूरी नहीं किसी किताब में मिलेगा, लेकिन समझ बनाइए कि इंटरनल क्रियाएं क्या होती हैं, एक्सटर्नल क्या होती हैं। नेक्स्ट समझिएगा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से रिलेवेंट नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता पे खूब प्रश्न आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझना शिक्षा मनोविज्ञान की यूटिलिटी क्या है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसा विज्ञान जो शैक्षणिक परिस्थितियों में बच्चे के व्यवहार को जानने, शिक्षक को प्रभावी बनाने और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को परिणाम आधारित बनाने में मदद करता है। माइंड सेट तय कर लो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक, छात्र, शिक्षण प्रक्रिया, उससे जुड़ी हुई हर प्रोसेस में मदद करेगा। बस नेगेटिव अप्रोच जहां भी आ जाएगा वो आपको छोड़ना है, बाकी रटिएगा मत उपयोगिता को। यदि थोड़ा सा समझ लिया तो साइकोलॉजी बहुत आसान बन जाएगा। ग्रुप डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं? कुर्ट लेविन ने दिया था। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है समूह के बीच में जो लोग रहते हैं वो कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, कैसे एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित करती है। ग्रुप डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये एक समूह गतिकी को समझता है। पाठ्यक्रम के डेवलपमेंट में, पाठ्यक्रम में कठिन विषय कहाँ आएंगे, इजी विषय कहाँ आएंगे, पाठ्यक्रम का आकार क्या होगा, ये सब मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग तय होता है। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में प्रभावी शैक्षिक वातावरण आता है, लगभग यहाँ पे ऐसे प्रश्न आते हैं। एक कंप्लीट एनवायरनमेंट क्रिएट करने में साइकोलॉजी यही तो है। मैं आपको भी तो बोल रहा था क्लास में आने से पहले कि एक बार एक काम करना, आज की क्लास है और आज की क्लास तुम जब देख रहे हो ना तो मोबाइल को अपने सामने रख दिया तुमने और जो भी तुम अनावश्यक क्रिया कर रहे थे उसको छोड़ दो। कंप्लीट इस क्लास में मुझे फील करना, इस टॉपिक को फील करना, इसके अलावा दिमाग कहीं मत दौड़ाओ आप। और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो जाए, मतलब जिस चेयर पे तुम बैठ सो रहे थे ना बैठ जाओ। ये क्लास देखना, मेरी लैंग्वेज देखना और कृष्णों की भाषा समझना। तुम जिंदगी में कभी ये टॉपिक्स और ये प्रश्न तुम्हारे कभी गलत हो जाए मुझे बता देना। तुम यार डाइवर्टेड हो, तुम हर जगह इतने बंटे हुए हो, ठीक है, कि तुम्हें लगता है सर आपने बोला तो था समझ में नहीं आया। एक बार एनर्जी के साथ चीजें करके देखो, मजा आएगा। जिसमें एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं उस एनर्जी के साथ पढ़ के देखो। ये विज्ञान की तरह अपने नियम और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ, या विषयनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव याद रखना। अब इसको समझना। अब ये जस्ट अभी प्रश्न आया आरपीएससी में, ठीक है। अब यही प्रश्न की लैंग्वेज 3 टाइप से चेंज की गई है। 2000 जो संस्कृत विभाग का पेपर था उसमें भी ये प्रश्न आया था, लेकिन उसमें भाषा अलग थी। समझना, विज्ञान की तरह नियम और सिद्धांतों का उपयोग ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? विज्ञान में चीज होती है कि ये होगा तो होगा, सूर्य पूर्व में से उदय होगा, ये चीज होगी तो होगी, विद्युत चुंबक के प्रभाव में चीज उत्पन्न होगी तो होगी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान हम किसका अध्ययन करते हैं? बालक के व्यवहार का। और बालक का व्यवहार क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। जरूरी नहीं है कि आपने कहा कि बच्चा ऐसा ही करेगा, मैं भी कर सकता है और नहीं भी करे। इसलिए विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। अब ये आप कितने भी पेपर उठा के देख लेना, ये ऑप्शन पता नहीं कितनी बार मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत होता है? शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी प्योर साइंस नहीं होता, यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। कंफ्यूजन मत पालना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वैज्ञानिक प्रकृति है क्योंकि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, लेकिन शुद्ध विज्ञान प्योर साइंस नहीं है। उसकी तरह ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, नहीं, क्योंकि बच्चे का व्यवहार सब्जेक्टिव होता है तो बदलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। इसको समझना, मतलब ऐसे मत करना कि जो मैं क्लास ले रहा हूं ये दिमाग में छप जानी चाहिए तुम्हारे। अगला प्रश्न देखना, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? सबसे पहली चीज समझो गुरुजी, सोशल प्रोसेस क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। सीटेट में बहुत गजब के प्रश्न आते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है आप जहां हो, जिस समाज में तुम रह रहे हो, उस समाज के अनुकूल अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वहां की जो चीजें हैं उनको अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना, इसको अपन क्या बोलते हैं? समाजीकरण।
जो एक सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। तो समाजीकरण में कौन सी चीजें सहायक हैं? खेल, प्ले। समझ के देखिए, मैं 4 बच्चों के साथ खेल रहा हूं, उनसे मेरे प्रतिस्पर्धा भी हो रही है, लेकिन एक बच्चा मुझे खड़ा भी कर रहा है, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, वो मेरा दोस्त बन रहा है कि देख अपन मिलके लड़ाई करेंगे, मिलके हराएंगे उसको। तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण अधिगम का सबसे निम्न प्रकार होता है, लेकिन समाजीकरण का सबसे उत्तम प्रकार होता है। यार वो नमस्ते कर रहे हैं, यार वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हमें भी करना है। वो एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे हैं, हमें भी अपन दोनों को एक टीम के रूप में खेलना है। इमिटेशन अधिगम का सबसे निम्न प्रकार होता है, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया में बहुत उच्चतम लेवल पे है। सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट एक व्यक्तिगत साइकोलॉजिकल भाव है, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक क्रिया है, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक क्रिया है। ये एक सामाजिकता से रिलेवेंट नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैं कौन हूं। धीर सिंह सर अपने बारे में बनाते हैं कि यार मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं, मैं अपने बारे में कोई चीज बनाता हूं। तो ये मेरा मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भाव हुआ है। और जहां व्यक्तिगतता आ जाती है वहां सामाजिकता नहीं आती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका अपना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट किसका है? आपका अपना है, आपने अपने बारे में बनाया है। तो इसलिए व्यक्तिगतता जहां होती है वहां सामाजिकता कभी भी नहीं हो सकती। समझिए, अपने आप चीजें समझ में आएगी, ये व्यक्तिगत है, इसलिए सोशल नहीं हो सकता। और लास्ट है को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। पाठ्यक्रम क्रियाओं में क्या होता है? हम स्कूल में गतिविधि का आयोजन कर रहे हैं, चाहे वो प्रेयर का कर रहे हैं, चाहे गेम्स कर रहे हैं, तो इन सब में क्या होता है? हम सब मिलजुल कर करते हैं, और मिलजुल कर करते हैं तो वो क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। तो आंसर क्या होगा? सेल्फ कॉन्सेप्ट। आ रहा समझ में? वेरी गुड, मजा आ जाता है इस एनर्जी के साथ पढ़ना। 5 नंबर का प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए हैं। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। सबसे अधिक मतलब वहां आपको यह देखना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है वहां एक हल्का हो, दो बहुत बेस्ट हो। ऐसे प्रश्न आने वाले। यूपीएससी में इस पैटर्न को बहुत फॉलो किया जाता है। सर्वाधिक वाला, उपयुक्त वाला, सही कूट का चयन कीजिए, सबसे अधिक सुसंगत कौन सा है, ये भाषा बहुत आती है। देखना, बालक की विकासात्मक विशेषताएं जानते हैं। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं को जानने में साइकोलॉजी मदद करता है। बालक की समूह गत्यात्मकता, कितनी बार आ गया ये पर्सन, देखो ग्रुप डायनेमिक्स वाला। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं यार, ग्रुप डायनेमिक्स बहुत बार आ रहा है। ग्रुप डायनेमिक्स होता क्या है? कुर्तलिब का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है? शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। अब ये तीनों ही प्रभावी हैं या इनमें से दो प्रभावी हैं, बताएं? 4, वेरी गुड। बेटा कोई आवाज नहीं आ रही है ना, हेल्पलाइन पे बात कर लेना। कोई कोर्स में आपको लगता है कि सर ये प्रॉब्लम है, आप हेल्पलाइन पे बात करना, वो हमारे पास आएगी, हम कोशिश करेंगे कि तुरंत उसको इंप्रूव कर दें, आपको कहीं कष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, आप बता दिया करो उनको। ओके डन। चार तीनों ही ऑप्शन बेटर हैं, याद रखना, एक भी कमजोर नहीं है, क्योंकि बच्चे से जुड़ी हुई हैं, और बच्चे से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो सबसे ऊपर होती हैं, याद रखना। डी, अगला प्रश्न। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पहला टॉपिक है वहां से क्या क्या चीजें पूछनी है आपको। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेवेंट होती है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? टीचिंग एंड लर्निंग की बात मैंने जो मॉडल पेपर करवाया था 2-3 दिन पहले, उसमें भी ऐसा प्रश्न मैंने डाला था। शिक्षण, ये सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। सीखने और सिखाने से, ये वर्ड आ जाएगा बहुत बार आपके, सीखने और सिखाने से रिलेवेंट। तो सीखना मतलब मैं खुद कर रहा हूं, सिखा टीचर रहा है, तो इसका संबंध जो है वो स्किनर से है। स्टीफन का मैंने बताया था सिक्वेंशियल है, और कॉलसेनी का विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने वाला। ये भी स्टेटमेंट आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, और ये भी आया हुआ है। चारों स्टेटमेंट एग्जाम में आए हुए, बट यहां जो प्रश्न है वो स्किनर का, देख लीजिएगा 4 स्टेटमेंट है। एक शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पे एक स्टेटमेंट इसमें शामिल नहीं किया है, कैरोल का। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम की क्रियाओं का अध्ययन है, ये कैरोल ने दिया था। तो ये भी एक प्रश्न है, वो नोट कर लेना आप। अगला प्रश्न, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? बताएं। ये शिक्षक को स्वयं को समझने में मदद करता है, सबसे बड़ी बात है। साइकोलॉजी आपको ये बताता है कि तुम हो कौन। अब मान लीजिए मैं ये कह दूं कि धीर सिंह धाबाई हूं, मैं तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, इसका मतलब मुझे साइकोलॉजी मैंने पढ़ी ही नहीं।
कोई ज्ञाता हो ही नहीं सकता। मैं आज भी सीखूंगा, मैं आज भी इस टॉपिक में लेटेस्ट बिंदु देखूंगा। आज भी मैं देखूंगा कि नेट का पेपर हुआ है, उसमें इस टॉपिक से 3% नए आ गए। अब मेरे दिमाग में बन गए कि यार ये 3 चीजें नहीं है। हमेशा मैं ऑफलाइन बैच में भी दिगम टॉपिक करवा रहा था, मैंने वहां पर चर्चा भी की थी। 3 बिंदु नए बने हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम में। वो तीनों बिंदु मैंने कहा कि ये मैंने पहले नोट्स में नहीं, पहली किताब कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो चीज नहीं आ गई तो हम उसको एक्सप्लोर करें। ये जरूरी है एक टीचर के लिए भी कि वो स्वयं को जाने कि मैं वास्तव में क्या हूं, और निरंतर अपने अंदर सुधार करे। इसका मतलब उसको साइकोलॉजी का ज्ञान है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। मान लीजिए मेरे में नेगेटिव एटीट्यूड है तो मैं आपको सुधार ही नहीं सकता। मैं खुद इतना नकारात्मक हो जाऊं कि यार कुछ नहीं, ये नहीं है, तो मैं आप में क्या सुधार करूंगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बनाता है टीचर में। यह अध्यापक की विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाना, तुम्हारी जिंदगी में कैसे बेहतरीन चीजें लाई जाए, ये साइकोलॉजी की ताकत है जो टीचर में प्रदान की जाती है। और ये विद्यार्थियों की कमजोरी और असफलताओं को नजरअंदाज, ये नेगेटिव बिंदु हो गया, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और नजरअंदाज कर रहे हैं इसका मतलब आपने साइकोलॉजी को पढ़ा ही नहीं है। और ये मैं आपके लिए भी कहूंगा कि ये चीजें आपके लिए लागू होती हैं। आपने एग्जाम दिया, मान लीजिए पटवारी का एग्जाम दिया, आप में से कई बच्चों ने जो भी गलतियां की हैं, पेपर निकलते ही आप सबसे पहले उन गलतियों को नोट कीजिए और उन गलतियों पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट ग्रेड का जिन्होंने एग्जाम दिया, उनको फर्स्ट ग्रेड में जो कमियां रही तुरंत उन पे काम करना चाहिए। यही ग्रेड सेकंड के बच्चों को करना चाहिए। आप कहीं मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपनी कमियों को वास्तव में उनका समाधान करने लग जाते हो ना, तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाते हो। और नजरअंदाज करते हो बार बार गलतियों को, तो फिर तुम्हें 2 4 5 साल लगते हैं कंपटीशन में। वरना कोई भी कंपटीशन जो है ना, वो एक बार में हो जाता है। और मैं जो एक कल्याण मित्र प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, कल उसका वीडियो बनाऊंगा। हमारा उद्देश्य यही है कि सच में हमें वो जुनूनी बच्चे चाहिए जो अपनी कमियों पे वर्क करेंगे और जो नजरअंदाज नहीं करेंगे अपनी कमियों को, वह पितु उनको चैलेंज के रूप में लेंगे। और ये एटीट्यूड यदि तुम अपने डेवलप कर लिया तो तुम्हें किसी जरूरत ही नहीं है किसी की। कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। देखो कितने प्रश्न आ गए शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में, लेटेस्ट वर्षन सब है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, प्रिडिकेशन किया जा सकता ये है। मैं ये कह दूंगा कि शेष अवस्था में बच्चा ये व्यवहार करेगा, बाल्य अवस्था में बच्चा ये व्यवहार करेगा, किशोर अवस्था में बच्चा ये व्यवहार करेगा, समस्या समाधान की योग्यता वाला बच्चा ये व्यवहार करेगा। तो प्रिडिकेशन ये किया जा सकता है। इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। सार्वभौमिकता है, वस्तु कर्मिकता है, ऑर्गेनाइजेशन है, और लेकिन परिवर्तन संभव नहीं है। ये शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान को अपन कहते हैं विकासशील विज्ञान। और विकासशील डेवलपिंग साइंस होता है, वो कहता है वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, क्योंकि व्यवहार परिवर्तनशील है। इसलिए इस विशेषता को वैज्ञानिक प्रवृत्ति के रूप में लागू नहीं किया जाता शिक्षा मनोविज्ञान में। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ओके, डन 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 डन। अनामिका शर्मा बोल, तेरी कह रहा मेरी सुन नहीं रहे हो, फटाफट बोल दे, तेरी सुन लूंगा। दिख नहीं रहा क्या मैं, दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा हूं ना। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, संपर्क निर्माण। संपर्क निर्माण कौन सी क्रिया है, मानसिक क्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से रिलेवेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 घटक मुख्य रूप से समझ के जाने हैं, अधिगमकर्ता लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। ये तीनों क्लियर होने चाहिए। अधिगमकर्ता मतलब बच्चे से रिलेवेंट चीजें आती हैं, अधिगम प्रक्रिया मतलब जितनी भी मानसिक क्रियाएं आती हैं, और अधिगम परिस्थिति का मतलब है क्लास के इन्वायरमेंट से रिलेवेंट होता है, जहां टीचर बालक इन सब की इमोशनल सिचुएशन जो है वो इसके अंतर्गत आती है। 2 मिनट का बिंदु, बहुत प्रश्न आते हैं। ये बोर्ड अजीब सा है क्या आज, ये मतलब ज्यादा ग्रीन हो रखा ना, इसलिए क्या। रोज आने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अधिगमकर्ता से रिलेवेंट है, लर्निंग प्रोसेस से है, टीचर से है, सीखने के वातावरण से है। संपर्क निर्माण मैंने कहा मानसिक क्रिया है, और मानसिक क्रिया हमेशा लर्निंग प्रोसेस में आएंगे। जितने भी संपर्क, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, मेमोरी, ध्यान, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ये जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है ना, वो सब लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होती है, याद रखना। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट है, इसको देख लीजिए। एक चीज मैं और करने जा रहा हूं, एक इनोवेशन, टीचिंग मेथड्स के जो अच्छे टॉपिक हैं जहां से लगातार प्रश्न आते हैं, उसको जो दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है अवनी एजुकेशन, उस पे अर्ली मॉर्निंग के मैं सेशन शुरू करूंगा। इस बहाने मेरे अंदर एक प्रेशर रहेगा, 7 से 7:30 के बीच में 1-2 दिन से मैं स्टार्ट करूंगा, और उसमें जो टीचिंग मेथड के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड ग्रेड सब में आते हैं, वो मैं करवाना शुरू करूंगा, और ऐसा करवा दूंगा कि उससे बाहर, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये टीचिंग मेथड को लेकर स्टार्ट करने का मेरा प्लान है, हो जाएगा संभवतः, बोल देता हूं, लेकिन मेरे लिए करना, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधान से रिलेवेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधन को विकास करते हैं। देखो, भाषा इतनी बड़ी हो गई है, आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, भाषा इतनी बड़ी बन जाती है, अरे यार ये क्या बोलना क्या चाह रहा है। इसमें 1-2 वर्ड गजब के होते हैं। नए अनुसंधान से रिलेवेंट है, मतलब परिवर्तन। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में सूझ प्राप्त करता है और अन्वेषण की संशोधित, बस ये 2 वर्ड पकड़ने थे, नए अनुसंधान और संशोधित। ये जिसने 2 वर्ड पे ध्यान दे लिया उसका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने कहा मेरा हर बैच थोड़ा अपडेट होता है। अधिगम में 4 चीजें नहीं होगी, जीन पियाजे में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने बहुत डिटेल से इस बार पढ़ाया है। वाइगोत्स्की में एक नई चीज आ गई, रेसिप्रोकल टीचिंग, वो नई आ गई। मतलब हर में जेरोम ब्रूनर पे एक नई चीज आ गई। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें होती हैं साइकोलॉजी में बदलती हैं, समझ रहे हो आप? कुछ चीजें मनोविज्ञान में बदलती हैं। ये अपने आप को हमेशा परिवर्तनशील मानता है, ये अपडेट होता रहता है, पुराना विषय नहीं चल सकता। 2022 वाली किताब पढ़ोगे 2025 में चेंज मिलेगा आपको, क्योंकि नई चीजें आती हैं। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? डेवलपिंग साइंस, ये अपने आप को बदलता है। नियामक विज्ञान कभी भी नहीं होता है। नियामक विज्ञान का मतलब होता है प्योर साइंस की तरह होना, तो ये प्योर साइंस होता ही नहीं है। धनात्मक विज्ञान होता है क्योंकि व्यवहार का सकारात्मक रूप से अध्ययन करता है, क्यों कैसे। सामाजिक विज्ञान भी होता है क्योंकि समाज के लिए उपयोगी है। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या? डेवलपिंग साइंस। दो चीजें बताऊं, देखो, अधिगम पठार कभी नहीं आएगा स्वयं। एक बहुत सिंपल सी बात पढ़ना, एक बच्चे का पंजाबी विषय में सिलेक्शन हुआ है, उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरा पंजाबी में टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऊपर देखा उस बच्चे के मैसेज, मुझे लगा कि जिंदगी में सिलेक्शन के लिए सिचुएशन होनी चाहिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि सर 5-6 बहनें हैं, पापा का कुछ बताया उसने, बहुत जिम्मेदारी है सर, बहुत हताश महसूस कर रहा हूं। कोई कंपटीशन दिया होगा उस बच्चे ने, नहीं हुआ। मतलब उस बच्चे के जो मैसेज मैंने ऊपर के देखे, मुझे लगा कि ये जो अपन कहते हैं ना, लर्निंग प्लेटियस आ गया। सर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सर ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही, सर ऐसा लगता है नकारात्मकता आ रही है। उस बच्चे के लिए सिलेक्शन के अलावा ऑप्शन नहीं था। उसकी स्थिति ऐसी थी, जो पंजाबी विषय का मैंने स्क्रीनशॉट डाला होगा 4-5 दिन पहले का, उस बच्चे के मैंने ऊपर के मैसेज पढ़े तो मुझे लगा यस, ये बच्चा करेगा, नहीं करता तो उसके पास कुछ था ही नहीं। उस बच्चे ने पूरी ऊर्जा झोंक दी और वो मात्र चंद सीटों में पंजाबी विषय में टीजीटी टीचर बन गया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अपनी ऊर्जा को एक बार संभाल के लगाइए, लर्निंग प्लेटियस तो उखड़ जाएगा। आप अपनी ताकत को पहचानते नहीं हो, अपनी आवश्यकता बड़ी बनाई। आपको लगना चाहिए कि सर मुझे लगना है, और जिस दिन ये दिमाग में फीड कर लिया लगना है, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि केवल गुणात्मक होती है, बहुत सा प्रश्न देखना। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम व्यवहार पूरक विज्ञान है, क्योंकि व्यवहार मुख्य है इसका विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को प्रतिभाशाली बालक का मानसिक और मंदबुद्धि बालक दोनों को समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विस्तार की कोई सीमा नहीं है। ये प्रश्न अलग आया हुआ है,
ये प्रश्न अलग आया हुआ है, मतलब ये चारों प्रश्न अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन यहां पे एक ही प्रश्न को 4 टाइप से बनाया गया है। आप समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। गुणात्मक होती है। हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को 2 प्रकार से पढ़ते हैं, मात्रात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक। यानी केवल गुणात्मक नहीं होती हैं, परिमाणात्मक और मात्रात्मक भी होती हैं, जिसमें आत्मनिरीक्षण विधि है। ये आपकी जो शुरुआती विधि मैंने बताई, गाथा वर्णन विधि है, मतलब वो मात्रात्मक मानी जाती हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आजकल प्रश्न विधियों पे नहीं आता, लेकिन ये ऑप्शन ने उलझा दिया कि यार ये प्रश्न पढ़ के जाना चाहिए। व्यवहारपूर्वक विज्ञान सही है और विस्तार की कोई सीमा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान को सीमाहीन माना गया है। जो व्यवहार का अध्ययन करेगा उसको कभी भी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि व्यवहार एक बहुत व्यापक विषय है, इसलिए सीमाहीन माना जाता है। तो एक ऑप्शन सही है। आप जो कह रहे हो ना बेटा, बात करनी तो दिन में बात कर लेना आप, है ना। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाली बुक है ना, थोड़ी अभी अब जो आएगी थोड़ा सा अपडेट करूंगा, बाकी तो मार्केट में चल ही रही है। शिक्षा मनोविज्ञान ब्रांच किसकी है? समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की, प्रायोगिक मनोविज्ञान। ये प्रायोगिक मनोविज्ञान, ये सब मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी ब्रांच है? तो आपको हमेशा याद रखना है, अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान को। एक नया नाम आ सकता है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड साइंस। ठीक है, भावी जीवन में कैसे सीखने में कैसे साइकोलॉजी उपयोगी है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को हमेशा अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच माना गया है, या अनुप्रयुक्त नाम आ जाएगा सर। एमसीक्यू के वीडियो हैं, अभी सेकंड ग्रेड क्रेश कोर्स में मैंने करवाए हैं, यद्यपि वहां मैंने पहले टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद ये क्वेश्चंस बताए संक्षिप्त में। ठीक है, तो मिल जाएंगे ये वीडियो, और ये भी डाल डाल देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? समझना, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, सही है। व्यक्तिक अनुभवों गठन करता है, व्यक्तिक सामाजिक सब अनुभव गठन करता है, इसलिए गलत है। यह व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है, नहीं, दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है। ये केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है, केवल सामाजिक प्रक्रिया से नहीं, यद्यपि सामाजिक प्रक्रिया इसका पार्ट है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है? ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का नाम इसलिए पड़ा है कि जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है, जो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, उसको शिक्षा मनोविज्ञान बोला है। ओके, अगला प्रश्न देखना। शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र अधिगम परिस्थिति पक्ष से? लर्निंग सिचुएशन आ गया। और लर्निंग सिचुएशन मैंने आपको कई बार बोला, लर्निंग सिचुएशन का मतलब ये वातावरण है आपका, कला, आप जिस घर पे बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो ना, वहां का एनवायरमेंट अधिगम परिस्थिति पक्ष होता है। समझिए आप उसको। आपका रूममेट है, वो मुंह बना के बैठा है, तुम मेरी क्लास देख रहे हो और वो ऐसे मुंह बना के बैठा है, तुम्हारा लर्निंग अच्छा नहीं होगा, क्यों? तुम्हारा बार बार ध्यान उसकी तरफ जाएगा। इसकी क्या प्रॉब्लम है यार? तुम्हारी रूममेट है, वो अजीब सा मुंह बना के बैठे से देख रही है धीर सिंह की क्लास, तो तुम क्लास तो मेरी ले रही हो, लेकिन तुम्हारा प्रभावित हो जाएगा। जिस रूम में बैठे हो वहां का इन्वायरमेंट, तुम्हारा मेरे प्रति पॉजिटिव नजरिया है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी। तुम्हारी रूममेट बड़ी खुश होके बैठी है, अच्छा धीर सिंह सर की क्लास देख रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तुम्हारी मनोवृत्ति, क्लास का एनवायरमेंट, रूम का एनवायरमेंट, तुम्हारे इमोशंस, ये सब अधिगम परिस्थिति पक्ष में आते हैं। वातावरण है, डिसिप्लिन, कोई आवाज नहीं आ रही, ये सब अधिगम परिस्थिति पक्ष में आते हैं, याद रखना। अब देख देख कितने अच्छे बच्चे हैं। आप लड़कों को देखना, एक शीतल नाम की लड़की है, मैं इसलिए कहता हूं इनका ध्यान कहां पे रहता है। उसने कहा आप कौन, इसका जो कमल नागर बेचारा है, इसका ध्यान शीतल पे था, तो ये इसने एक मैसेज क्या डिलीट कर दिया तो उसने कि मैं आपका फैन हूं। इसलिए मैं कहता हूं लड़के हमेशा फैन के चक्कर में रह गए, और लड़कियां क्या बन गई? एसी बन गई। ये फैन है, घूमते रहेंगे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। इनकी कोई स्पीड दबाएगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये हमेशा फैन रहते हैं। और लड़कियां क्या बन गई? एसी बन गई, एक जगह है, बढ़िया
जो लोग हैं वो अपने घर में लगाते हैं एसीओ को, समझ रहे हो ना आप? वैल्यू है एसी की, कीमत है एसी की, और तुम आज भी ये फराटे फैन बने घूम रहे हो। इसलिए बार बार कहता हूं जवानों सुधर जाओ, थारो हितेश एकमात्र मैं आदमी हूं जो थाने बार बार कहूं, फैन बनने में कोई आना जाने नहीं है। बनना है तो ढंग से कोई एसी बनना या कोई अच्छे बड़े वाला कूलर बनना। ये फैन वैन के चक्कर में तुम सब कुछ खो चुके हो बेटा। और कोई शीतलता प्रदान नहीं करेगी, चाहे तुम फैन बनना चाहे कुछ भी बनना। नौकरी लाग जाओगा, चाहे ग्राम सेवक ही लाग जाओ, पटवारी लाग जाओ, कांस्टेबल लाग जाओ, कोई ना कोई जरूर एसी मिल जाएगी और हजारों शीतल आ जाएंगी। फैन हूं, है फैन। हर चक्कर में मैंने क्लास लेनी पड़े, नहीं मैं धर्म ही कौन लू। हाँ, क्या आंसर था इसका देखना। अधिगम परिस्थिति पर समय, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण, कक्षा का मनोबल मनोदशा, पॉजिटिविटी है, रूम का एनवायरनमेंट, अध्यापक के विवर्ती और व्यवहार, मेरा नजरिया कैसा है, मेरा बिहेवियर कितना पॉजिटिव है, विद्यार्थी की मनोसामाजिक समस्याएं। देखो सामाजिक समस्याएं होती हैं हमेशा अधिगमकर्ता से रिलेवेंट होती हैं। किससे रिलेवेंट होती हैं? अधिगमकर्ता से। लर्नर से रिलेवेंट जो चीजें है ना वो आती हैं समाज समस्याएं। तो विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक समस्याएं वो किस में आ जाएंगे? अधिगमकर्ता 1 नंबर वाले बिंदु में। ऊपर वाले तीनों किससे आगे? आपकी इन्वायरमेंट से आगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और देख लो लास्ट। कौन सा कथन शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है? ध्यान देना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारने में। अपवादात्मक बच्चे, अपवादात्मक बच्चे जानते हो क्या? बाल अपराधी बच्चे हैं, ये जो जितने भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, पिछड़े बालक, बाल अपराधी बालक, इनकी समस्याओं को जानने नकारने में, विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को पहचानने में। समूह गति, जो समूह गति कितनी बार आ गया, तो यहां तो आप तुरंत समझ जाओगे अपवादात्मक मतलब बाल अपराधी वगैरह बच्चों को गाइडेंस देने में साइकोलॉजी का प्रयोग होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत है। देखो आज केवल मैं 15% लेके आया था, अगले जो टॉपिक्स होंगे टॉपिक वाइज होंगे, विकास